आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था और ये सवाल 12,50,000 की थी। और ये सवाल खान सर जो कि शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया उनसे पूछा गया था, और जाकिर खान और जिन्होंने शायरी की दुनिया में बहुत कुछ दिया और बहुत अपना नाम कमाया। लेकिन मैं जिस सवाल पर आज चर्चा करने वाला हूँ इसे हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में खान सर की थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लूज दिख रही थी यहाँ पर कि खान सर के पास पूरी नॉलेजेस थी। खान सर को हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक होने के बाद खान सर इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सस्पेंशन दिखाई दी और अमिताभ बच्चन सर ने भी आंसर सही होने के बावजूद भी सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, जिससे खान सर की कॉन्फिडेंस और भी लूज हो जाती है। तो आइए बिना अपने टाइम को गवाए हुए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते और देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा था और किस तरह के क्वेश्चन थे ये। फिर इसे हम लोग 1 by 1 डील करके देखेंगे। तो क्वेश्चन ये थी, द मोनार्क ऑफ विच ऑफ दिस एम्पायर इज द सब्जेक्ट ऑफ द तेलुगु बुक रायवचकमू। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो इनका सबसे पहला जो ऑप्शन था वो था विजयनगर एम्पायर, ऑप्शन नंबर 2 बहमनी सल्तनत, ऑप्शन नंबर सी पांडे और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को खान सर ने डील किया और इस क्वेश्चन की जो कीमत थी, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो 12,50,000 दी गई। खान सर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिसकॉन्फिडेंस दिखाई दी और डिसकॉन्फिडेंस होने के बाद भी खान सर थोड़ी सी अपनी कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं और उसके बाद आंसर सही था या नहीं था, चलिए इनको देखते हैं। और इस एपिसोड में हम लोग ये भी बात करेंगे खान सर ने जो भी अमाउंट जीते हैं केबीसी में, उन अमाउंट का खान सर ने क्या किया। और खान सर खुद पे यूज किया, पर्सनली यूज किया, या खान सर इन पैसों को चैरिटी में दे दिए। आखिर खान सर शिक्षा जगत के इतने बड़े एम्पायर खड़ा करने के बाद, शिक्षा में क्रांति लाने के बाद, कि खान सर इस पैसों के क्या किए, ये भी एक चर्चा का विषय बनता है। और जब खान सर केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में गए थे उस समय भी ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो आइए हम लोग सबसे पहले डील करके देखते हैं 1 by 1 करके। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बहमनी सल्तनत की। अगर बहमनी सल्तनत की मैं बात करूँ तो इस सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। इनकी फाउंडर हसन गंगू थे और इनकी भाषा मराठी थी। अगर मैं उनकी मुद्रा की बात करूं तो उस सल्तनत में पैसे कौन से प्रचलन में थी, उस सल्तनत की जो पैसे प्रचलन में थी वो हुर्न थी। और हसन गंगू का पूरा नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था और इस सल्तनत की राजधानी गुलबर्ग थी। और बहमनी सल्तनत में मोहम्मद शाह ने बुक्का को हराया था और इसी बहमनी सल्तनत में फिरोज शाह ने देवराय वन को हराया था। शहाबुद्दीन जिन्हें संत अहमद भी कहते हैं, उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया और राजधानी गुलबर्ग से हटाकर उन्हें बादिर कर दिया। अलाउद्दीन हुमायूं जिन्हें कुर्ग या जालिम हुमायूं भी कहते हैं। और आगे चलकर बहमनी सल्तनत 5 भागों में विभाजित हो जाती है, जो अहमदनगर, गोलकुंड, बीदर, बीजापुर और बरार का क्षेत्र होता है। और बरार के क्षेत्र वाले को इमाम शाही वंश का नाम दिया जाता है और इनके फाउंडर फतेहुल्लाह इमाम शाह थे। अब बीजापुर की बात करें तो इन वंश को आदिल शाही वंश कहते हैं। इनके फाउंडर यूसुफ आदिल शाह थे। अब अगर बात करें अहमदनगर की तो अहमदनगर के वंश का नाम निजाम शाही वंश था और इनके फाउंडर मलिक अहमद थे। अब अगर गोलकुंडा की बात करूं तो गोलकुंडा के वंश को कुतुब शाही वंश कहते हैं और इनके फाउंडर कुली कुतुब शाह थे। अब अगर बात करूं बीदर की तो बीदर के वंश को बरीद शाही वंश के नाम से जानते हैं और इनके फाउंडर अमीर अली बदीर थे। मतलब ये थे पूरे बहमनी सल्तनत का हिस्ट्री। बहमनी सल्तनत आगे चल के 5 भागों में विभाजित हो जाती है और 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अब अगर मैं बात करूं पांडे वंश की तो पांडे वंश को एंशिएंट साउथ इंडिया डायनेस्टी भी कहते हैं और ये संगम डायनेस्टी से पहले एग्जिस्ट करता है 14th सेंचुरी में। अब अगर पांडे रीजन की लोकेशन की बात करूं तो साउथ तमिलनाडु मदुरई वाले रीजन में, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो तमिल लैंग्वेज थी। और इनकी अचीवमेंट, इन्होंने सपोर्ट किया था संगम लिटरेचर को। एंड दिस डायनेस्टी वाज रिच इन टेम्पल एंड ट्रेड विथ रोम एंड चाइना। मतलब इनके चाइना के साथ और रोम के साथ बहुत अच्छे बिजनेस थे। मतलब इनके चाइना के साथ और रोम के साथ बहुत अच्छे बिजनेस का रिलेशन था। ये थी पांडे डायनेस्टी की हिस्ट्री। अब अगर बात करूं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल करते 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक। इनके लोकेशन की बात करूं तो दक्कन रीजन, तो ये दक्कन रीजन में होते कर्नाटका और महाराष्ट्र तक। और इनकी कैपिटल मनिया केतरा थी। अगर प्रेजेंट डे की बात करूं तो मेलकेटेड इन कर्नाटका। इनके जो फेमस रूलर थे वो अमेग्री वर्षा वन थे एंड अ ग्रेट पैट्रन ऑफ कन्नड़ा एंड संस्कृत लिटरेचर। और इस डायनेस्टी की अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने कैलाश टेम्पल को बिल्ड किया था इलोरा में और इस डायनेस्टी ने प्रमोट किया था संस्कृत और कन्नड़ा लैंग्वेज को। अपने रीजनल रिलीजन को इन्होंने प्रमोट किया था, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को। तो यहाँ तक की कहानी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। अब अगर मैं बात करूँ विजयनगर एम्पायर की तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है और इनके फाउंडर हरिहर एंड बुक्का होते हैं। इस डायनेस्टी की लोकेशंस की अगर प्रेजेंट डे की बात करूं तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु थी और इनकी कैपिटल विजयनगर थी और नाउ इट इज इन हम्पी कर्नाटका। और इनके फेमस रूलर कृष्णदेव राय थे जो कि 1509 से लेकर 1529 तक रूल किए और इस एरा को गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और विजयनगर साम्राज्य ने तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत और तमिल लिटरेचर को प्रमोट किया था। इनकी मैसिव अचीवमेंट विटाला टेम्पल और हम्पी मूवमेंट है। और ये विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन करती आफ्टर द बैटल ऑफ टेलीकोटा in 1665 and Rayavachkamu is a Telugu court text and that discussed the duty of the king and was possibly written to advise or advise the king of Vijayanagar Empire, especially for Krishnadev Rai.
मतलब राजा पचकमू जो बुक्स लिखी गई थी तेलुगु लिटरेचर में, जो उस समय विजयनगर एम्पायर के किंग थे, उनके लिए एक गाइडेंस का काम करती थी। इसी के अकॉर्डिंग वो लोग जजमेंट दिया करते थे। अगर मैं स्पेशली बात करूँ कि बुक्स किसके लिए लिखी गई थी तेलुगु कोर्ट में, तो कृष्ण देव राय के लिए लिखी गई थी। मतलब यहाँ तक की थी इस क्वेश्चन का डिटेल्स मैंने 1 बाय 1 करके तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी दिया, मैंने 1 बाय 1 करके तमाम ऑप्शंस को भी डील किया। थोड़ा सा नॉन कॉन्फिडेंस होने के बाद खान सर इन पे पूरे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी खान सर का लूज थोड़ा बहुत हो चुका था और अमिताभ बच्चन सर ने भी खान सर को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए और खान सर भी कंफ्यूज हो गए। लेकिन फाइनली खान सर का आंसर सही होता और खान सर 12,50,000 रुपए जीत जाते थे। अब जीतने के बाद खान सर क्या करते हैं कि जितने भी अपने अमाउंट जीते थे उन सभी अमाउंट को सावित्री कंप्यूटर को सौंप देते हैं और सावित्री कंप्यूटर को खान सर सौंपने का रीजन ये बताते हैं कि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छे काम किए थे और जिस स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है तो खान सर सावित्री कंप्यूटर से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो खान सर उन्हें मोटिवेशन के तौर पर ये रकम को सौंपते हैं ताकि वो और अच्छे प्रदर्शन कर सके और बच्चे के भविष्य को और स्टूडेंट्स के भविष्य को और प्रमोट कर सके और उनके लिए उन्नति का काम कर सके। कौन बनेगा करोड़पति में? और जो पैसा मिला हम दान दे दिए। कौन बनेगा करोड़पति में हमको सबसे ज्यादा खुशी था अमिताभ बच्चन से मिलने का। खान सर का ये उठाया गया कदम बहुत ही लाजवाब था। मैं अपने इस वीडियोस को जो भी मैंने डील किया 1 बाय 1 ऑप्शंस को लेकर, मैं खान सर को इस वीडियो को गुरुदक्षिणा के तौर पर डेडिकेट करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि खान सर इस वीडियो को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। अब खान सर को और जाकिर खान को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय इन तमाम खबरों। मैंने 1 बाय 1 करके इन चारों साम्राज्य का जो एनालिसिस दिया है, पर अगर किसी भी तरह के आपको कोई डाउट्स है या कोई सवाल है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल छोड़ दे जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।